अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मज़हर खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द जनता टॉक्स। पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल पर जल्द ही एक वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। यही कुछ आजकल महाराष्ट्र में भी हो रहा है। ईडी ने एक के बाद एक दर्जन से ज़्यादा नेताओं और मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुछ जेल में है और कुछ जेल जा सकते हैं। कुछ ने तो वार्निंग देते हुए ईडी का विरोध भी जताया है। महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर नेता शरद पवार प्रधानमंत्री के दरवाजे पर पहुंच गए। इसका मैसेज क्या है? उद्धव ठाकरे अपने करीबी लोगों के बचाव में ईडी का विरोध करते नजर आए। इसका मैसेज क्या है? संजय रावत ये कहते हुए दिखाई दिए कि आप हमारी हत्या कर दो फिर भी हम नहीं झुकेंगे। ये मैसेज क्या है? हम सबको पता है कि महाराष्ट्र की हालत देश के दूसरे राज्यों से ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो कर्ज का मामला हो या विदेशी निवेश का मामला। महाराष्ट्र फाइनेंशियली तौर पर देश में सबसे मजबूत राज्यों में एक है और यही वजह है जिसको बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त बीजेपी के कंट्रोल में है और जो देश का सबसे मजबूत राज्य है वो बीजेपी के कंट्रोल से बाहर है। पूरा देश बीजेपी से घबराता है मगर महाराष्ट्र बीजेपी को आंख दिखाता है। बीजेपी इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। शिवसेना जो बरसों तक बीजेपी की अलायंस पार्टनर थी, आज हिंदू वोट पर पंख पसार कर बैठ गई है। तो क्या आने वाले दिन भी बीजेपी के लिए कोई खुशी की खबर नहीं लाएंगे? यही वो मामला है जिसकी वजह से बीजेपी बहुत ज़्यादा छटपटा रही है। तमाम कॉरपोरेट्स के हेड ऑफिस मुंबई में है। मुंबई गुजरातियों का एक बड़ा अड्डा है, मगर मुंबई दिल्ली के पास नहीं है। वो दिल्ली जिसके ऊपर गुजरातियों का कब्जा है। ये आंख मिचोली का खेल कब तक चलेगा? क्या महाराष्ट्र यानी मुंबई दूसरे राज्यों के जैसे बीजेपी की झोली में गिर जाएगा या फिर महाराष्ट्र के लिए दिल्ली को और ज़्यादा तड़पना पड़ेगा? हमें लगता है कि इस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। एक तरफ 2 दर्जन से ज़्यादा महाराष्ट्र के नेता और मंत्री ईडी के निशाने पर हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शुगर लॉबी से जुड़े कॉरपोरेट्स जिनके पैसों की बदौलत महाराष्ट्र की राजनीति जिंदा है। तो क्या इस पाइपलाइन को अब की बार काटने की तैयारी है? दिल्ली से साफ साफ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अब महाराष्ट्र की सरकार को और ज़्यादा बर्दाश्त न करते हुए गिराया जाएगा, मगर कब और कैसे गिराया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। देखना शुरू कीजिए, अनिल देशमुख कहाँ है? जेल में है। नवाब मलिक कहाँ है? जेल में है। अजीत पवार और उनकी फैमिली के इर्द गिर्द ईडी का घेरा तंग हो रहा है। उद्धव ठाकरे के साले जांच के दायरे में आ चुके हैं। संजय रावत के खिलाफ में ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। शरद पवार के खिलाफ 125 घंटे की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में सेव करके फडणवीस ने केंद्र सरकार को सौंपी है और केंद्र सरकार उस फाइल को खोलने की तैयारी कर रही है। तो क्या शरद पवार अपनी राजनीति, संपत्ति और अपने खानदान के वकार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री के पास दिल्ली गए थे? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के पास है। तो क्या शरद पवार की प्रधानमंत्री से कोई डील हो गई है या फिर वो महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल की शिकायत लेकर प्रधानमंत्री के पास में गए थे? इस सवाल का सही जवाब तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, मगर एक इशारा साफ है कि दिल्ली को मुंबई चाहिए किसी भी कीमत पर। इसीलिए तो एक के बाद एक फाइलें खुलती चली जा रही हैं। पहले अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अजीत पवार, जगदीश कदम और शिवसेना के नेता अर्जुन खोटकर, श्रीधर माधव पाटनकर जो उद्धव ठाकरे के साले हैं, उसके अलावा अनिल परब जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, संजय रावत और भावना गवली जो वाशिम से एमएलए हैं, इनके खिलाफ ईडी ने फाइल खोल दी है और जांच
शुरू हो गई है। इसके अलावा ईडी ने जो फाइल सुप्रीम कोर्ट में दी है, उस फाइल में भी महाराष्ट्र के 2 दर्जन से ज्यादा नेता और मंत्री शामिल है, जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। इशारा साफ है, मुंबई जिसकी पहचान इंटरनेशनली भी और देश में भी फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर है, अब दिल्ली की सत्ता से मुंबई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। केंद्र सरकार अब की बार कदम फूंक फूंक कर और बड़ी होशियारी से अपनी बिसात बिछा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े बादशाह शरद पवार को भी अब घेरने की तैयारी चल रही है और शरद पवार के जरिए से उस शुगर लॉबी की पाइपलाइन को भी काटा जा रहा है जो महाराष्ट्र की राजनीति की जान है। उसके लिए दिल्ली के अंदर रिसर्च टीम स्टडी कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक्स की तादाद देश के अंदर सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में 363 कोऑपरेटिव बैंक्स है। उसके बाद में कर्नाटका दूसरे नंबर पर है और गुजरात तीसरे नंबर पर है। इन कॉरपोरेट बैंकों की कुल पूंजी 6 लाख करोड़ से ज्यादा की है। इन कॉरपोरेट बैंकों पर एनसीपी का कब्जा है। इसी पूंजी के आश्रय महाराष्ट्र की राजनीति जिंदा है। इसी पाइपलाइन को काटने की केंद्र सरकार तैयारी कर रही है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसकी ब्रांचेस महाराष्ट्र के 31 जिलों में हैं, उसके कुल 70 डायरेक्टर्स हैं जिनके खिलाफ ईडी ने नोटिस भेजा है। उसमें अजित पवार और शरद पवार का भी नाम शामिल है। देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के खिलाफ कोई भी काम करने की हैसियत में नहीं है, मगर महाराष्ट्र सरकार बीजेपी से डरती नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की लाइफलाइन को कट करके महाराष्ट्र सरकार के पर कतरने का इंतजाम कर लिया है। शिवसेना बीजेपी के संबंध 2019 से खराब हैं, मगर अब क्या वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को कुछ मोहलत देने के मूड में नजर नहीं आती? क्यों केंद्र सरकार अब महाराष्ट्र में खुलकर खेल खेलने के लिए तैयार है? क्यों आज से पहले वो ये काम नहीं कर सकी? पहले और आज में क्या फर्क है? पहले शिवसेना सड़क की सियासत खेलती थी। जब भी उसके खिलाफ कोई मामला होता, फौरन सड़कों पर उतरकर राज्य की सियासत को मजबूर कर देती और हालात शिवसेना के मुवाफिक हो जाते। बड़े से बड़े विरोधियों में शिवसेना के मुकाबले की हिम्मत नहीं होती थी, मगर अब शिवसेना खुद सत्ता में है और वो सड़कों की राजनीति से दूर होती गई है। यही वो कमज़ोर नफ्स है जिस पर अब केंद्र सरकार ने उंगली रख दी है। अगर मौजूदा संकट से महाराष्ट्र की सरकार को निकलना है तो सरकार के साथ साथ जन आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा करना होगा। केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने भी बीजेपी से जुड़े नेताओं की फाइल खोलना शुरू कर दी है। किरीट सोमैया के खिलाफ आईएनएस विक्रांत मामले में एफआईआर हुई। फडणवीस के खिलाफ करप्शन के मामले में जांच शुरू हो गई है, मगर शिवसेना की वो ताकत जो सड़कों पर आंदोलन करके अपनी बात को मनवा लेती थी, वो अब भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि संजय रावत के बयानों को देखें तो आने वाले वक्तों में सड़कों की सियासत की संभावना दिखाई दे रही है, मगर अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चूहा बिल्ली का खेल कब तक चलेगा। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी या फिर शिवसेना सरकार अपने पुराने तेवरों के जरिए से बीजेपी को चारों खाने चित कर देगी? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से महाराष्ट्र की सियासत बिल्कुल अलग ही रही है। केंद्र की सरकार ने हमेशा महाराष्ट्र की सियासत से समझौता किया है। क्या महाराष्ट्र अपनी रवायत को आगे भी बरकरार रख पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महाराष्ट्र ने हमेशा देश की दिशा तय की है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी महाराष्ट्र देश को लीड करता रहेगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको बताएं। प्रोग्राम पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आइंदा किसी नए टॉपिक पर आपके साथ में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।